ओके तो देखिए इसके अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट थर्मल। थर्मल होता क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट हीट, अबाउट टेम्परेचर, अबाउट द एक्सपेंशंस इन सॉलिड लिक्विड गैसेस, राइट। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पर नाम ही मेंशन किया हुआ प्रॉपर्टीज, मतलब कि जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं, हाउ इट इज गोइंग टू बिहेव व्हेन वी डू चेंजेस इन द टेम्परेचर, उन सभी चीजों को हम किस में पढ़ते हैं बेटा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं। तो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। क्या पढ़ेंगे, थर्मल एक्सपेंशन एंड कैलोरीमेट्री। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हीट। क्या है हीट? हीट क्या होता है? इट इज बेसिकली वी कैन से सेंसेशन ऑफ वार्मथ, right? So heat is the energy which produces in us the sensation of, it is the energy which which produces sensation of warmth, ठीक है, इन us, ये हीट होती है, ठीक है। जैसे हम सब जानते हैं हॉट सेंसेशन के बारे में, कोल्ड सेंसेशन के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा है कि आइस क्यूब तो हॉट होता है कि कोल्ड? कोल्ड। ठीक है। देन चारकोल गर्म होता है, राइट। यस So सर। when we are going to heat a body, there are various types of physical changes such as expansion, contraction, change of state, change of electrical properties, etc. are observed. On heating, chemical changes may also be produced. तो ये सब चीजें जो हैं वो हम स्टडी करेंगे। सेकेंड थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें हम रूटीन लाइफ में सुनते आते हैं, बट उसको इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस आप कैसे डिफाइन करते हैं वो चीज हमें समझनी है, राइट। तो टेम्परेचर को कहेंगे द डिग्री ऑफ हॉटनेस। क्या कहेंगे? द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हर छोटी छोटी चीजें बेटा मैं नहीं लिखूंगा बिकॉज टाइम बहुत जाएगा उसमें, तो मैं बोल दूंगा उसको, तो आप उसे क्या करना बाद में नोट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ वीडियो, राइट। अच्छा, टेम्परेचर इज अ कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर मिक्स टुगेदर, राइट। ये चीज क्लियर है सभी को? दूसरी चीज, जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। The physical sensation of warmth and cold are not reliable. Physical sensation of warmth and cold are not reliable. Why? Suppose that we place our right hand in hot water. आप अभी जैसे सर्दियों का सीजन चल रहा है, then definitely you must have tried this at home, right? तो आप क्या करते हैं, सपोज आपने if you have put your right hand in hot water and the left hand in the cold water, ठीक है, and after a few minutes we place both hand in water at room temperature, it will be found that the right hand the water will appear cold, while to the left hand the same water will appear too hot. क्या ये बात सही है कि गलत है? यस सर। बात आ रही है समझ में? यस सर।
Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, जैनम, जैनिल, जागृत, देश, शैल, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. आपने क्या किया, यहाँ पर आपके पास में दो बकेट हैं सपोज, ठीक है। इसके अंदर गर्म पानी है, इसमें आपने लिया हॉट वाटर, और इसमें आपने ले लिया कोल्ड वाटर। ये है आपका हॉट वाटर और ये है आपका कोल्ड वाटर, ठीक है। आपने इसमें अपना राइट हैंड डाल के रखा, इसमें लेफ्ट हैंड डाल के रखा। अब दोनों हाथ को लिया और आपने इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे जो वाटर होता है उसमें आपने हाथ डाला। तो राइट हैंड वाला हैंड जो है उसके लिए आपको क्या फील होगा कि वाटर कैसा लग रहा है, cold, और Cold. लेफ्ट हैंड के लिए आपको क्या लगेगा कि वाटर कैसा है, तो हॉट, hot, राइट। तो फिजिकल सेंसेशन पे हम बिलीव नहीं कर सकते, बिकॉज अब देखो कंडीशन के अकॉर्डिंग ये तो वेरी कर रहा है, भाई है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो दोनों हाथों में सेम लगना चाहिए। लेकिन हमने अर्लियर स्टेज में एक हाथ को हॉट हॉट वाटर में रखा था और एक हैंड को कोल्ड वाटर में रखा था, जिसकी वजह से ये फिजिकल सेंसेशन के अंदर डिफरेंस आ रहा है, राइट। दूसरी चीज, when two reservoirs having water up to different levels are joined to each other through a rubber tubing, water flows from the reservoir having water up to higher level to the reservoir in which the level of the water is low. Just as in case of the flow of water, when the two bodies are placed in contact, heat also flows from a body to higher temperature to the lower temperature. Suppose आपने यहाँ पर एक रॉड ले ली, ये आपने एक रॉड ले ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इसे जलाना शुरू किया, इसे हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। तो क्या होगा, हीट पहले यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे। यहाँ पर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। तो जो हीट है वो कहाँ से हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करता है। बोलो, ये चीज आपने अगर कुकिंग की है तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, यस और नो? yes, sir. ठीक है। Yes, sir. दूसरी चीज, टेम्परेचर इज अ कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर मिक्स्ड टुगेदर। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जो क्या डिटरमाइन करती है, इट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है बेटा। नाउ देयर आर फ्यू स्केल्स टू अंडरस्टैंड फॉर द टेम्परेचर। तो पहला स्केल है, देयर आर थ्री स्केल ऑफ टेम्परेचर, थ्री स्केल ऑफ टेम्परेचर्स। उसमें सबसे पहला स्केल है सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब सेल्सियस स्केल में क्या होता है, तो देखिए, the melting point of ice at standard atmospheric pressure is regarded at 0 degree Celsius. तो लोअर फिक्स पॉइंट कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस फॉर लोअर फिक्स पॉइंट, ठीक है। ये सब आपको पता है, कुछ भी नया नहीं है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या ले लेते हैं, अपर फिक्स पॉइंट, राइट। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. And this scale was designed by Anders Celsius in the year 1710. तो ये किसने डिजाइन किया था? The scale was designed by Anders Celsius. दूसरी चीज, दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट स्केल।
फ़ारेनहाइट स्केल। अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर होता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज रिगार्डेड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वैसे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस रिगार्डेड एज 0 डिग्री, सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसे कहते हैं लोअर फिक्स पॉइंट। एंड फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1710 में, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1717 में, ये भी फ़ारेनहाइट साइंटिस्ट ने दिया था। दिस इज अपर। तीसरा है र्यूमर स्केल। ह्यूमर स्केल, यहाँ पर ह्यूमर स्केल के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इसमें लिया जाता है 0 डिग्री ह्यूमर, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इट इज टेकन एज 80 डिग्री। ये आपका लोअर हो जाता है एंड ये आपका हो जाता है अपर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मेनली सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का ही ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, अगर इन तीनों में एक रिलेशन बनाना है तो एक तीनों का एक रिलेशन है, Celsius minus 0 by 100 minus 0 is equals to F minus 32 by 212 minus 32 equals to R minus 0 by 80 minus 0। ठीक है, तो ये जो रिलेशन बनता है ये हो जाता है C by 5 equals to F minus 32 by 9 equals to R by 4। ये जो रिलेशन है बेसिकली इस रिलेशन की हेल्प से किसी से किसी भी यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, इट इज बेसिकली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन। ये जो इक्वेशन है ये किसके लिए यूज होती है? पर्पस ऑफ कन्वर्जन के लिए। किसी भी स्केल से किसी भी स्केल में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें यहाँ पर इस चीज का यूज कर सकते हैं। बोलो, आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ पे किसी को? सर हाँ बोलो। सर टेम्परेचर में तो केल्विन स्केल भी होती है ना? हाँ बिल्कुल होती है। ऐसा यूनिट्स के लिए हम लोग केल्विन का यूज करते हैं, एज सच हमने स्केल के अंदर उसे नहीं लिया हुआ है बेटा। ओके सर। ठीक है, और अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बारे में। थर्मल एक्सपेंशन, तो देखिए इसमें ऑलमोस्ट ऑल सॉलिड्स आर फाउंड टू बी एक्सपैंड विद द राइज इन टेम्परेचर, यस और नो? आपने लोहे को गर्म करके उसको उसकी लेंथ को एक्सपैंड करते हुए देखा है, राइट? So here there are the thermal expansion of solid is of three types: linear expansion, superficial expansion and cubical expansion। आपको नाम पे से अंदाजा लग रहा होगा कि लीनियर एक्सपेंशन मतलब लेंथ वेरी कर रही होगी, सुपरफिशियल एक्सपेंशन इसका मतलब सरफेस एरिया चेंज हो रहा होगा, और क्यूबिकल मतलब उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा, राइट? इतना हमें अंदाजा इस पे लग पा रहा है। When heat is added to a solid, the amplitude of the vibration of its atoms and molecule increases, and due to this, the effective interatomic separation increases, which results in the expansion of the solids। जैसे कि मान लो ये अगर सपोज यहाँ पर मैंने एक क्यूब बना लिया, जैसे मान लो ये क्यूब है, ठीक है? अब इसके अंदर पहले क्या था कि ये इंटरएटॉमिक सेपरेशन है इस तरीके से। अब क्या हुआ कि वाइब्रेशन हुई, उसकी वजह से इन दोनों के बीच में ब्रेक होना शुरू हुआ। तो यहाँ पर जब ये ब्रेक होना शुरू होगा तो ये निकल के यहाँ आया, ये यहाँ पे आया, ठीक है? तो ये क्या होता है, इनके बीच में जो गैपिंग थी वो बढ़ गई।
तो गैपिंग बढ़ने से इसका एक्सपेंशन होके ये इतना बड़ा हो गया। बात आ रही है समझ में? मतलब ये क्या हो गया, एक्सपेंशन हुआ। इस तरीके से एक्सपेंशन होता है। बोलो क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो सबसे पहले है लीनियर एक्सपेंशन। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लीनियर एक्सपेंशन, जिसमें चेंज क्या होता है, लेंथ। क्या चेंज होता है, लेंथ ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, सपोज हमारे पास में एक रॉड है, उसकी लेंथ एल है, उसको हमने चेंज इन टेम्परेचर की वजह से, नो द डेल्टा टी चेंज हुआ टेम्परेचर में, सो उसकी जो लेंथ है वो एल डैश हो गई। ठीक है, तो व्हाट वी कैन राइट दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि जो चेंज इन लेंथ आ रही है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ, एंड increase in length is directly proportional to the rise in the temperature of the rod. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं for linear expression that increase in length increase in length, that means L dash minus L is proportional to original length. दूसरा L dash minus L is proportional to change in temperature also. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, L dash minus L is proportional to L times of delta T. तो यहाँ पर ये जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इस प्रोपोर्शनल साइन किससे रिप्लेस किया जाएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द अल्फा। तो व्हाट वी कैन राइट, अल्फा इनटू एल इनटू डेल्टा टी। ठीक है, सो एल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल प्लस अल्फा एल इनटू डेल्टा टी। तो एल डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल को बाहर ले लिया, 1 प्लस अल्फा इनटू डेल्टा टी। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। ठीक है, और यहाँ पर ये जो अल्फा आया इसे कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा को क्या कहा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट है इसमें किसी को? नो सर। ठीक है, और अल्फा की जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द, अल्फा की वैल्यू डिपेंड्स किस पे करती है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। ध्यान रखना बेटा, ये सब छोटी छोटी चीजें नीट की एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई डाउट है? No, नो sir. सर। No, sir. ठीक है, नो सर। दूसरी चीज, ये जो अल्फा हमने लिया है, इस अल्फा का यूनिट ऐसा यूनिट होता है केल्विन इनवर्स। एस आई यूनिट ऑफ अल्फा इज केल्विन इनवर्स। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम के अंदर। दूसरी चीज, the value of alpha for most of the solid is found to be between 10 raised to minus 6 Kelvin inverse to 10 raised to minus 5 Kelvin inverse। तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 10 raised to minus 6 से लेके 10 raised to minus 5 Kelvin inverse, ये रेंज रहती है। ठीक है, सेकंड है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सेकंड क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब सुपरफिशियल एक्सपेंशन में हम ये कहेंगे कि उसकी सरफेस में चेंजेस आएंगे। सो वी कैन से दैट let S be the initial surface area of the solid and S dash be the new surface area, and with the temperature increases by delta T, तो क्या हो जाएगा, surface area change in surface area is proportional to the original surface area, and again change in surface area is proportional to change in the temperature, and this proportional sign can be replaced by beta times of delta T। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, S dash is equals to, ये एक मिनट, ये आ जाएगा आपका
एस इंटू डेल्टा टी, और ये जो प्रोपोर्शनल साइन है ये प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस किया जाएगा बीटा से, ठीक है। सो एच डैश इज इक्वल्स टू क्या आएगा, एस प्लस बीटा इंटू एस इंटू डेल्टा टी, एस जो आएगा बाहर आ जाएगा, रिमेनिंग रहेगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। तो ये आपका आ गया एस डैश। बोलो कोई डाउट है यहाँ पे किसी का? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे बीटा को क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बीटा क्या कहा जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है। अगेन इसका यूनिट भी केल्विन यूनिट्स होता है। देन थर्ड है क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या चेंज हो रहा होगा, डेफिनेटली वॉल्यूम। तो हम लिखेंगे चेंज इन द वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। प्रोपोर्शन साइन को रिप्लेस करेंगे वी डैश माइनस वी इक्वल्स टू वी टाइम्स ऑफ डेल्टा टी, और प्रोपोर्शन साइन इज रिप्लेस बाय गामा। किससे रिप्लेस करेंगे, गामा से, ठीक है। तो वी डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी प्लस वी गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये बेटा वी और गामा में थोड़ा ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं कर देना। सो वी डैश इक्वल्स वी को कॉमन ले लिया इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन गया। इसे कहेंगे क्यूबिकल एक्सपेंशन, जिसमें गामा जो है उसे क्या कहा जाता है, गामा इज नॉन एज कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, ठीक है। और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कहा जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बोलो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट? एंड अगेन इसका यूनिट भी क्या होता है, केल्विन इनवर्स, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होगा, केल्विन इनवर्स। बोलो कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। Okay. Now let's understand the relation between alpha, beta and gamma. Relation between, यहाँ पर हमने तीन चीजें निकाली, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इन तीनों के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश होता है, उस रिलेशन को अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता है लेंथ के बारे में कि एल डैश माइनस एल इज इक्वल्स टू अल्फा एल इंटू डेल्टा टी, यस और नो, ठीक है। और आपको एक चीज भी पता है कि हम एल डैश को क्या लिख सकते हैं, एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बेटा ये जो है ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, जिसे हम लिख सकते हैं कि लेंथ है आपकी। जैसे कि हम बात करें वॉल्यूम की, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ऑन बीइंग हीटेड टू टेम्परेचर डेल्टा टी, तो वॉल्यूम विल बिकम वी डैश इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं एल डैश का क्यूब, यस और नो, लिख सकते हैं कि नहीं, एल डैश का क्यूब लिख सकते हैं। Yes. वॉल्यूम होता क्या है, यस लेंथ सर। इंटू हाइट, मतलब एल क्यूब लिख सकते हो, यस और नो। तो एल डैश का जो क्यूब हम जब लिखेंगे तो एल डैश की जगह हम लिख सकते हैं एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी और उसका होल क्यूब। बोलो आई बात समझ में? यहां से एल क्यूब को हमने निकाल लिया कॉमन, राइट, एंड ये इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर
डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ये इक्वेशन आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ पहले। ठीक है, अब देखो आगे, ये एल क्यूब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस एल क्यूब इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, राइट। अब आप एक चीज समझो यहाँ पर कि ये एल क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम होता है, यस और नो। तो Yes, यहाँ sir. पर हम वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या एल क्यूब लिख सकते हैं, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एल क्यूब। सो v डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v प्लस v इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं सेकंड, राइट। अब आप एक चीज समझो कि अल्फा इज स्मॉल, ठीक है। सो द टर्म्स कंटेनिंग अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड बिकॉज अल्फा इज स्मॉल, अल्फा स्मॉल है तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब ये भी छोटा हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड, अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब कैन बी नेग्लेक्टेड। बोलो आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा v डैश इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब वाली टर्म तो क्या आ गई, नेग्लेक्ट कर दिया है, तो रिमेनिंग क्या रहेगा, v डैश इज इक्वल्स टू v प्लस v इंटू 3 अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा v डैश माइनस v इज इक्वल्स टू v टाइम्स ऑफ 3 अल्फा डेल्टा टी, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 3। अच्छा, अब हमें ये चीज पता है कि v डैश माइनस v क्या होता है, v डैश माइनस v होता है गामा इंटू a डेल्टा t। सो वी कैन राइट बाय इक्वेशन या बाय डेफिनेशन लिख देते हैं, बाय डेफिनेशन we know that v dash minus v equals to gamma times v delta t, yes or no। ये इक्वेशन नंबर 4। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू दिस हो जाएगा, Yes, sir. राइट। Yes. दूसरी चीज, अब आप एक चीज और समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर v dash minus v is equals to v times of 3 alpha delta t and v dash minus v is equals to gamma v delta t। so एक चीज आप समझिए, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि 3 अल्फा इज इक्वल्स टू क्या गामा लिख सकते हैं, बोलो। Yes. Yes, sir. क्या गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा लिख सकते हैं कि नहीं, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो हियर वी कैन से दैट गामा इज इक्वल्स टू हो गया 3 अल्फा, गामा इज इक्वल्स क्या हो गया 3 अल्फा। सो the coefficient of cubical expansion is approximately 3 times the coefficient of linear expansion। in the same way, ये क्वेश्चन नंबर 5, in the same way यहां से हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो ये we can prove that कि बीटा जो कि सुपरफिशियल एक्सपेंशन है, मतलब कि जो सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, दैट शुड बी इक्वल्स टू
2 टाइम्स ऑफ अल्फा, लिख सकते हैं कि नहीं भाई? जब वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है तो एरिया कितना होगा? 2 टाइम्स तो होगा, यस और नो? यस और नो? जब वॉल्यूम 3 टाइम्स हो रहा है तो एरिया 2 टाइम्स हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हम प्रूव कर सकते हैं, बट मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही हम लिख रहे हैं कि गामा जो है वो 3 अल्फा के इक्विवेलेंट है एंड बीटा जो है वो 2 अल्फा के इक्विवेलेंट है। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes, sir. सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हम लिख सकते हैं कि गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी गामा बाय 3 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी बीटा बाय 2। तो ये हमारे पास में एक रिलेशन बन गया, अल्फा इज इक्वल्स टू गामा बाय 3 इक्वल्स टू बीटा बाय 2। यह याद रहेगा? बोलो। Yes, sir. सो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? गामा बाय 3 इक्वल्स टू बीटा बाय 2। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. शैल, देश, जैनाम, जैनिल, जागृत, तन्मयी, हस्ती। No, sir. No doubts. No doubt, sir. ओके ग्रेट। ओके आगे देखिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ग्रेट। अब थर्मल एक्सपेंशन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो मैं लिखूंगा नहीं, जस्ट एक्सप्लेन करता जाऊंगा फटाफट से, बिकॉज ऑलरेडी आपने अर्लियर क्लासेस में स्टडी किया होगा, नॉट इन 11th स्टैंडर्ड बट 9th 10th 8th स्टैंडर्ड के अंदर इन सब छोटी छोटी चीजों के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पहला एग्जांपल दूं तो उसी से आपको आइडिया आ जाएगा। इन लेइंग अ रेलवे लाइन अ स्मॉल गैप इज ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन द आयरन रेल्स। आपको ध्यान होगा कि अगर आयरन रेल्स ऐसी है तो उसके बीच में सर्टेन गैप रख के फिर आगे बनाया जाता है ऐसे, राइट? याद है, देखा है आपने? Yes. तो ये गैप क्यों Yes. रखा जाता है, क्या है इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत है? गैप इसलिए रखा जाता है बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन अगर होगा तो ये ओवरलैप हो सकता है, और ओवरलैप अगर हो गया तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा इस तरीके से, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट माइट बी पॉसिबल कि ट्रेन जो है नीचे गिर जाए। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes. sir. दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो ब्रिज बनाए जाते हैं, ब्रिज, ओवर ब्रिजेस आपने देखे होंगे, तो उसमें नीचे ऐसे करके एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है पिलर्स के बीच में और इसके बीच में, राइट? ये स्पेस भी क्यों छोड़ा जाता है? देखा है आपने? Yes. दूसरा Yes, sir. एक स्पेस यहाँ भी होता है इस तरीके का। तो यहाँ पर ये जो स्पेस छोड़ने की बात हो रही है, अगेन इट इज गोइंग टू बी द सेम थिंग to allow their expansion during the summer and to allow the expansion and contraction to take place easily with the change of season. The end of the girders are placed on metal rollers. बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फिर आपने देखा होगा कि जो कार्टविल होती है, कार्टविल, कार्टविल देखा है? ये मान लो कार्टविल है। इस कार्टविल के ऊपर अगर आपको एक रिंग और इसके ऊपर चढ़ानी है, आपको इसके ऊपर, राइट, इसके ऊपर ऐसे रिंग सेट करते हैं ना लोहे की, उसको सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? देखो, जो कार्टविल के ऊपर जो रिम हमें लगानी होती है, क्या उसका साइज इससे बड़ा होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए? बड़ा। बड़ा. छोटा होना चाहिए भाई साहब। छोटा क्यों होना चाहिए वो समझो। जैसे मान लो ये मैंने इसका साइज
इतना रखा है मान लो, ठीक है, इतना छोटा रखा है। अब आप लगेगा कि सर इसको चढ़ाएंगे कैसे, ये तो ये जो रिम है, ये रिम है रेड कलर की जो है वो रिम है, और ब्लू कलर का जो है वो टायर है मान लो, तो इसको चढ़ाएंगे कैसे? तो पहले इसको क्या किया जाएगा कि इसको गर्म किया जाता है, उसकी वजह से एक्सपैंड होता है, और जैसे ही ये गर्म हो जाता है, एक्सपैंड होता है, तो तुरंत ही इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है, तो फिर क्या होता है कि वो टायर के साथ बिल्कुल चिपक जाता है वो। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. Yes, अदरवाइज sir. आप इसको अपने हाथ से चढ़ाएंगे और सोचेंगे कि इस रिंग को इससे बड़ा रखेंगे, तो फिर वो उसके साथ स्टिक नहीं होगी प्रॉपरली, जॉइंट नहीं आएगा प्रॉपर। समझ में आई बात? इसलिए इसकी जो रिम है वो हमेशा उससे थोड़ी सी छोटी रखी जाती है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ग्रेट। दूसरी चीज आप समझिए, ये तो हमने स्टडी किया फॉर द सॉलिड्स ओनली, राइट? नाउ डेफिनेटली लिक्विड के अंदर भी एक्सपेंशन होता होगा, राइट? तो लिक्विड्स के अंदर एक्सपेंशन को भी हम समझते हैं, चलो। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। So as liquids have no definite shapes, the linear and superficial expansion of a liquid cannot be studied. For heating a liquid, it has to be taken in a container, obviously. When the liquid is heated, the container will also expand. The observed expansion of the liquid is called apparent expansion, and it is different from the real expansion of the liquid. तो आपको जो expansion देखने को मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने पानी भर दिया है, कोई भी लिक्विड है सपोज, और हमने क्या किया, इसको यहाँ पर हीट प्रोवाइड करना शुरू किया, ठीक है, यहाँ पर क्या किया हमने, इसे हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। तो जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो बॉडी है, जो ये जो वेसल है, ये वेसल भी एक्सपैंड हो रहा होगा, नो डाउट। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा हो जाएगा एक्सपैंड होके, बट देयर विल बी माइक्रो चेंजेस, राइट? सिमिलरली ये जो लिक्विड है वो भी एक्सपैंड हो रहा होगा। तो होगा क्या कि हमें एक्चुअल में आइडिया लग ही नहीं पाएगा कि लिक्विड जो है उसमें कितना एक्सपेंशन हुआ है। व्हाई? बिकॉज वेसल भी एक्सपेंड हो रहा है और ये भी एक्सपेंड हो रहा है, तो हमें जो एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स मिलेगा वो लिक्विड कैसा होगा, अपरेंट एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, जिसमें हमने बात की कि वी विल गेट द apparent expansion of the liquid. What we will get? Apparent expansion of liquid, ठीक है, क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So let's say coefficient of apparent expansion. तो coefficient of apparent expansion हम गामा ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? गामा ए। So we can say the coefficient of apparent expansion of the liquid is given by apparent increase in volume, apparent increase in volume by original volume into rise in temperature, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे coefficient of apparent expansion, ठीक है। अब देखो क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं it is defined as the apparent increase in volume of the liquid per unit its original volume for 1 degree Celsius rise in temperature. Again I'm repeating, it is defined as the apparent increase in volume of the liquid per unit its original volume
फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, और यहाँ पर हमने उसकी इक्वेशन फॉर्म में लिखा है। सिमिलरली अगर आपको लिखना है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन के लिए? सो वी कैन से गामा आर इक्वल्स टू रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम, real increase in volume by original volume into rise in temperature। बोलो क्लियर है यहां तक? कोई डाउट यहाँ Yes, पे? sir. No, sir. No, sir. ठीक है। और अगर आपको गामा आर अगर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक टर्म्स में लिखना है तो गामा आर इज इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी। अब ये गामा जी क्या है? तो ये है एक्सपेंशन ऑफ ग्लास, मतलब जो भी कंटेनिंग वेसल होता है उसके लिए हम ये यूज करते हैं। गामा जी इज फॉर द कंटेनिंग वेसल और यू कैन से ग्लास। ठीक है, बोलो क्लियर है यहां तक? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ पे किसी को? Yes. No, sir. पक्का? No, No, sir. sir. ग्रेट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। नेक्स्ट है स्पेसिफिक हीट। क्या होता है स्पेसिफिक हीट? सो व्हेनेवर हीट इज सप्लाइड टू अ सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर सॉलिड और लिक्विड दोनों आ गए बेटा, ठीक है। सो इट्स टेम्परेचर राइजेस, डेफिनेटली जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो टेम्परेचर राइज होता ही होता है। एंड इफ द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सेम मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, the rise in temperature is found to be different for the different substances. It is not necessary कि सेम अमाउंट ऑफ मास होगा, लेकिन सब्सटेंस अलग अलग है। मान लो आपने सपोज यहाँ पर आपने 1 kg आयरन लिया, 1 kg आपने कॉपर ले लिया और 1 kg आपने एल्यूमिनियम ले लिया। ये हमने मेटल के बारे में बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हर एक में आपने 1 डिग्री सेल्सियस आपने हीट प्रोवाइड की, सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की, तो क्या सेम टेम्परेचर राइज होगा सभी में? No, sir. फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Okay, let's understand once again. Its temperature rises if the same amount of heat is applied to the same mass of different substances. The rise in temperature is found to be different for the different substances, right? So यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि the rise in temperature produced when a certain amount of heat is supplied to a substance and it depends upon the nature of the substance. किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे। बात आ रही है समझ में? Yes, sir. ठीक है। This nature of the substance is characterized by the term specific heat capacity, or simplify we can say specific heat of the substance. So इसके लिए अगर आपको definition लिखनी है, so what we can write, the specific heat of the material of a substance, specific heat of the material of a substance may be defined as the amount of heat required, the amount of heat required to raise temperature of the unit mass of the substance
through 1 degree Celsius. ठीक है, and it is denoted by C. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. The specific heat of the material of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of the unit mass of the substance through 1 degree Celsius. क्योंकि हर एक को अलग अलग हीट चाहिए होती है, तो हमने स्टैंडर्डाइज करने के लिए कह दिया कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए टेम्परेचर को, दैट इज द स्पेसिफिक हीट. बोलो, आई बात समझ में? एंड स्पेसिफिक हीट का अगर यूनिट की बात करें तो इट्स यूनिट इज जूल, केजी इनवर्स, केल्विन इनवर्स. ठीक है, ये एस आई के अंदर है. एंड सीजीएस में कैलोरी, ग्राम इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स इन सीजीएस. बोलो, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? No, sir. स्पेसिफिक हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय M इंटू डेल्टा T से. ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा. C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय M इंटू डेल्टा T. स्पेसिफिक हीट है. ठीक है, ठीक है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके गुड. और आपसे पूछा जाए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सो यू कैन राइट डेल्टा Q इज इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ C डेल्टा T. M टाइम्स ऑफ C डेल्टा T हीट. ठीक है, ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट. नेक्स्ट है थर्मल कैपेसिटी. तो थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? तो समझिए, thermal capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise its temperature through 1 Kelvin. फिर से रिपीट कर रहा हूं. Thermal capacity of a body is defined as the amount of heat required to raise the temperature through 1 Kelvin. क्या मुझे लिखने की जरूरत है? No, sir. ठीक है, क्योंकि इसमें हमने स्पेसिफाइड कर दिया है कितना, 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस. सो थर्मल कैपेसिटी के लिए जब हम फॉर्मूला लिखते हैं थर्मल कैपेसिटी का, सो हम लिखते हैं थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू M टाइम्स ऑफ C. तो C क्या हो जाएगा? C हो जाएगा थर्मल कैपेसिटी डिवाइड बाय M. ठीक है, और अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की अगर हम बात करें, किसकी? फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट, तो वहां पर क्या करेंगे? ये जो M है उसी अब म्यू आ जाएगा. बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. अगर मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करें, फॉर अ मोलर स्पेसिफिक हीट, इस कंडीशन में ये जो M है इसकी जगह क्या आ जाएगा? C इज इक्वल्स टू थर्मल कैपेसिटी बाय मी. बोलो, क्लियर है यहां तक? Yes. ठीक है.
ओके नाउ एक और टर्म आती है, उसे कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट। आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं, वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट क्या है, देखिए, the water equivalent of a body is defined as the mass of water which absorbs or emits, the mass of water which absorbs, which absorbs or emits the same amount of heat as is done by the given body for the same rise or fall in temperature। और इसका जो यूनिट है वो होता है केजी। ऐसा यूनिट क्या है, केजी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है लेटेंट हीट, जिसे कहा जाता है चेंज ऑफ स्टेट ऑल्सो। लेटेंट हीट का दूसरा नाम क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। बिकॉज यहाँ पे हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जब बॉडी जो है, ठीक है, मतलब कि हीट की वजह से वन फॉर्म ऑफ बॉडी टू अनदर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो रही है, स्टेट चेंज हो रहा है उसका। तो लेटेंट हीट ही पहले स्टडी करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली लेटेंट हीट इज, और यू कैन से चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आ रहा है भाई सबको? Yes, sir. राइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेटेंट हीट से स्टार्ट करेंगे। The latent heat of a substance may be defined as the quantity of heat required to change the unit mass of the substance completely from its one state to another at constant temperature. Repeat कर रहा हूं, लिखूंगा नहीं मैं। The latent heat of substance may be defined as the quantity of heat required. क्या है? The quantity of heat required to change the unit mass, to change the unit mass of the substance completely from, to change the, sorry, to change the unit mass of the substance completely from its one state, from its one state। तो यहां पर हम स्टडी करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है लेटेंट हीट की, राइट? नाउ लेट्स स्टडी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, latent heat of fusion। क्या होता है latent heat of fusion, तो समझिए। The latent heat of fusion of a solid may be defined as the amount of heat required to change the unit mass of the solid to its liquid state at its melting point। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो हम सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है, उसका यूनिट मास ऑफ द सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एंड दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
ठीक है. Then there is a latent heat of vaporization. Latent heat of vaporization. इसमें होगा सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन. ठीक है, एट मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और यहाँ पे होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के अंदर इसके लिए होगा लिक्विड टू गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म. ठीक है, लिक्विड टू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट. याद रहेगा सभी को? Yes, sir. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड may be defined as the amount of heat required to change the unit mass of the liquid to its vapor state at its boiling point. और यहाँ पर हम latent heat of fusion और latent heat of vaporization को मतलब एक्सप्लेन किया है यहाँ पर हमने. ठीक है, and if we want to write this in the form of equation तो we will write Q is equals to m into L. क्या लिखेंगे? Q is equals to m into L. m is the mass और L क्या है? latent heat of जो भी फ्यूजन और वेपराइजेशन के लिए जो भी यूज किया जा रहा है वो. बोलो आई बात समझ में? एंड द यूनिट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? L इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय M. तो इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट बनेगा जूल kg इनवर्स. बोलो आई बात समझ में? और अगर सीजीएस में पूछा जाए तो क्या आएगा? कैलोरी ग्राम इनवर्स. ठीक है, ठीक है. Yes, sir. Yes. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ पहले. No doubt, No, sir. sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो आज हम यहीं तक रखते हैं. कल हम स्टार्ट करेंगे कैलोरीमेट्री से. ठीक है, कल हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, देन कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एंड देन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक है, इतना ही बाकी रहेगा ना फिर तो.